आज हम बीएसएन थर्ड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट यूनिट 5 फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसको पार्ट 2 में कंक्लूड कर देंगे, तो ये चैप्टर हमारे दो पार्ट्स में कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर करना है इसमें। हमने पहले डिस्कशन करनी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, जो हमें इस चैप्टर में बार बार देखने को मिल सकते हैं। डिस्कस डिफरेंट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के बारे में जानेंगे, जो वेरियस टर्मिनोलॉजीज है लाइक ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन एटसेट्रा, उनके बारे में जानेंगे। हम होम्योस्टेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे मेंटेन होता है उसका समझेंगे। ठीक है, अब कौन से फैक्टर बॉडी फ्लूइड को इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम फिर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे ये इम्बैलेंस होता है, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस या आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक इम्बैलेंस जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास जब मिलते हैं तो इनसे बनता है क्या चीज़, सोल्यूशन। ठीक है, क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सोल्यूशन बनाते हैं। जो सॉल्यूट होता है वो अक्सर हमारे पास कम मिकदार में होता है। ठीक है, कम मिकदार में, लेस अमाउंट में होता है हमारे पास, और जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा मिकदार में हमारे पास होता है। ठीक है, वो मिकदार में हमारे पास ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉल्वेंट। आप अगर इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को समझना चाहते हो तो आप, सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप पानी में नमक डालते हो और जो उसका सोल्यूशन बनता है नमकीन पानी, यानी तो जो नमकीन पानी बनी है वो नमक से बनी है और वो पानी का उसके साथ कम्बिनेशन है। तो वाटर जो है यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट काम करता है क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है यहाँ पे, और साल्ट जो है वो एज अ सॉल्यूट काम करते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में हमारी जो फ्लूइड है बॉडी में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई। ठीक है, तो अभी इस फिगर को नहीं पढ़ते, इस फिगर को हम बाद में डिटेल से पढ़ते हैं और आपने इसको याद भी रखना होगा फिर। ठीक है, तो चलिए पहले होम्योस्टेसिस से स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, कोशिश करती है यानी अटेम्प्ट करती है कि वो एक स्टेबल फिजियोलॉजिकल बैलेंस में रहे। एक ऐसा प्रोसेस जिसकी बुनियाद पे बॉडी अटेम्प्ट करती है, कोशिश करती है कि वो एक फिजियोलॉजिकल बैलेंस में रहे, एक स्टेबल बैलेंस में रहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस में रहे। ठीक है, तो वो ये प्रोसेस जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ, सही है, बैलेंस में रहती है, तो ये क्या कहलाएगी, होम्योस्टेसिस, ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर सर्वाइवल। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा और हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ हमारा जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस में नहीं रहेगा, तो बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये सर्वाइवल के लिए प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है, द वेरियस फिजियोलॉजिकल अरेंजमेंट विच सर्व टू रिस्टोर द नॉर्मल स्टेट वंस इट हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड आर, अब इनमें हमारे पास कुछ होम्योस्टेसिस की वजह से बैलेंस जो रहता है वो किसकी रहती है, फ्लूइड का बैलेंस रहता है बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रहता है, ऑस्मोटिक बैलेंस रहता है और एसिड बेस का बैलेंस रहता है। अगर होम्योस्टेसिस प्रोसेस ना हो तो इनमें से कोई भी प्रोसेस हमारे पास बैलेंस नहीं रहेगा, और अगर एक भी प्रोसेस बैलेंस में नहीं रहेगा तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, और केओस होना शुरू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्ड यूज करें, फ्लूइड्स का तो चलो हम कह देते हैं कि वाटर के लिए फॉर एग्जांपल यूज होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या है, मिनरल्स हैं। सही है, सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, मिनरल्स हैं जो कि अगर पानी में डाला जाए तो वो डिसोसिएट हो जाती है पानी में। पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी जो मिनरल है वो डिसोसिएट होते हैं किस में, इलेक्ट आयंस में। किस में, आयंस में, जिस पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। किस में, आयंस में डिसोसिएट होती है। मिनरल्स जब वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं और उन पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, तो ये मिनरल्स क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, यूरिन में और बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब maintaining the right balance of an electrolyte helps body blood chemistry, muscle action and other processes,
कि बॉडी के जितने भी प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल मसल जब एक्ट करती है, मसल का कंट्रक्शन, रिलैक्सेशन, या जो ब्लड की केमिस्ट्री है, ठीक है, तो ये सारा जो राइट बैलेंस में इनका होना, या बाकी प्रोसेस का, बॉडी के जो दूसरे प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी में, उनका राइट बैलेंस में होना, वो इस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का राइट बैलेंस मौजूद है कि नहीं, कि प्रॉपर अमाउंट में, जितने अमाउंट में चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स, वो बॉडी में आया मौजूद भी है कि नहीं। अगर वो बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में मौजूद नहीं होंगे, तो आपका जो ब्लड की केमिस्ट्री है वो डिस्टर्ब होगी, आपके मसल एक्शन डिस्टर्ब होंगे, आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी, आपकी पूरी बॉडी अनबैलेंस होगी, ठीक है। लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी कैन बिकम टू लो और टू हाई। अब जो लेवल है इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कम भी हो सकते हैं बॉडी में, और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, सही है। अब ये किस वजह से हो सकता है? कि कुछ मेडिसिन की वजह से हो, सही है, तो मेडिसिन की वजह से होता है, वॉमिटिंग की वजह से कम हो सकते हैं, डायरिया की वजह से कम हो सकते हैं, स्वेटिंग की वजह से लॉस हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से लॉस गेन हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं हमें, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, वो है सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, और इनके फंक्शन भी क्रूशल हैं। और जब इनका लेवल में डिस्टर्बेंस आती है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लूइड जैसे कि हमने कहा कि वाटर के लिए यूज हुआ। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉल्यूट्स या मिनरल्स जो कि आयंस में कन्वर्ट होते हैं जब वाटर में डिसोसिएट होते हैं। तो अब कौन से आयंस? या तो कैटायंस होंगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, या तो एनायंस होंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अब मेजर बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं जो ज्यादा मिकदार में मौजूद है और जो क्रूशल फंक्शन रखते हैं, ठीक है, अहम किरदार अदा करते हैं बॉडी के फंक्शंस में? वो हमारे पास है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एन क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, और सल्फर एंड फास्फोरस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो अभी चलो जान लेते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितना परसेंट जो अमाउंट है वो फ्लूइड पे कंसिस्ट है। हमारे बॉडी में मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, और फ्लूइड भी है, यानी ब्लड भी है। तो अब ये ब्लड कितना है, या फ्लूइड जो मौजूद है जितने भी अमाउंट में मौजूद है, चाहे वो ब्लड के फॉर्म में हो, लिम्फ के फॉर्म में हो, या दूसरे फ्लूइड्स के फॉर्म में हो, अब वो कितना परसेंट मौजूद है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो जो एडल्ट वेट है, यानी जो एडल्ट एज होती है, उसमें जो बॉडी का वेट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल बॉडी का वेट है 100 kg, सही है। एक एडल्ट हमारे पास बंदा है, उसका वेट जो है वो कितना है, वो हमारे पास है एडल्ट वेट उसका कितना है, फॉर एग्जाम्पल 100 kg है, कितना है, 100 kg है, ठीक है, उसका 100 kg है। अब उस एडल्ट बॉडी का जो वेट है वो 100 kg है। अब 100 kg क्यों है? क्योंकि उसके मसल्स का मास भी है, उसमें स्केलेटन का मास भी है, उसके टिश्यूज का मास, ऑर्गन्स का मास भी मौजूद है उसमें, और उसका फ्लूइड्स भी, जितना ब्लड मौजूद है वो सब का मास मिला के उसका 100 है। अब फ्लूइड कितना मौजूद है उसमें? उसमें 60% फ्लूइड होता है। तो अगर उसका वेट 100 है, तो उसका जो फ्लूइड्स उसमें मौजूद होंगे वो कितने मकदार में होंगे? वो 60 kg उसका वेट बना रहे होंगे। जो 100 kg है ना, वो किस वजह से 100 kg है? क्योंकि उसमें फ्लूइड 60 kg है, ठीक है। अब अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 200 हो, तो फिर 200 kg अगर किसी का वेट हो, तो इसका 60% फिर कितना होगा? ठीक है, 50% कितना होगा? 100। तो 120 की उसका जो है वो फ्लूइड की वजह से वेट जो होगा 120 होगा, बाकी 80% उसके मसल स्केलेटन वगैरह की वजह से होगा, ठीक है। तो एडल्ट वेट का 60% जो वेट होता है इंसान का, वो फ्लूइड्स की वजह से, ठीक है। इतना ज्यादा मकदार में फॉर एग्जाम्पल ये मौजूद है। अब ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कहाँ मौजूद है ये फ्लूइड, इतना ज्यादा फ्लूइड कहाँ मौजूद है? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी वाटर या टोटल बॉडी फ्लूइड की हुई है, वो कहाँ पे? एक तो इंट्रासेल्युलर है, यानी सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, यानी सेल के अंदर फ्लूइड मौजूद है, और दूसरा एक्स्ट्रा सेल्युलर, यानी सेल के बाहर जो जगह है वहां पे मौजूद है। अब सेल के इस 60% जो मौजूद है पूरे ह्यूमन बॉडी में, वो 60% में से 40% जो है ना, 40% यानी ज्यादा अमाउंट, वो कहाँ पे मौजूद है? वो विद इन सेल्स के अंदर मौजूद है। और जो 20% रहता है बाकी, वो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर मौजूद है, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल या लिम्फ फ्लूइड के फॉर्म में, ठीक है। 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है, या 2.2 LB के बराबर होता है, ये भी याद रखें, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे कि कहाँ पे मौजूद होता है, तो इंट्रासेलुलर जो एक्स्ट्रा, एक तो हमने बात कर ली ना कि इंट्रासेलुलर, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड देखें टोटल कितना है, 60% फ्लूइड मौजूद होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, एडल्ट वेट की अगर हम बात करें। तो उसमें से 40% इंट्रासेल्युलर है। तो इंट्रासेल्युलर देखें, इसका सर्कल भी बड़ा है, इंट्रासेल्युलर का देखें ये सर्कल भी इसका बड़ा है, ठीक है। अब जो फिर को कितना रहता है? 40%। तो 40% में से हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है और प्लाज्मा मौजूद है, और ये
हमारे पास अदर फ्लूइड यानी ट्रांस सेलुलर फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये थोड़ा सा कम होता है, और इंट्रासेलुलर 40% होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर 20% होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखिए कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होती है। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होती है वो सेल के अंदर, ये आप देख रहे हैं ना, ये सेल है, ये सारे क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये वाला, ये क्या है, ये एक सेल है आपके पास, इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है वो क्या कहलाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाएगा, ठीक है। और जो देखिए ये सेल के बाहर है, ये जगह ये देखिए, ये वाली जगह, ये सेल के बाहर है ना, ये जगह यहाँ भी फ्लूइड मौजूद है, तो ये क्या कहलाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाएंगे, ठीक है। अब प्लाज्मा भी एक्स्ट्रा सेलुलर का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हमने फर्दर कहाँ पे डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर को तो हमने डिवाइड नहीं किया ना, इंट्रासेलुलर तो हमने सिंपली बोला कि जो सेल के अंदर फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ना, वो हमारे पास दो फर्दर कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है हमने। एक हमारे पास है इंट्रावास्कुलर, यानी जो एक हमारे पास है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। एक हमारे पास है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बात करते हैं इंट्रावास्कुलर फ्लूइड यानी द ब्लड विद इन द वेसल। जो वेसल्स के अंदर ब्लड मौजूद है, प्लाज्मा मौजूद है, वो अबाउट 3 लीटर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड इस प्लाज्मा के, ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसमें से 3 लीटर जो है ना, वो आपका क्या है, वो प्लाज्मा है आपका, ठीक है। जो वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है वो प्लाज्मा है। द अदर 3 लीटर, बाकी जो 3 लीटर रहता है ना, इज मेड अप ऑफ एरिथ्रोसाइट। वो किससे बना है, उसमें आपके आरबीसीज आ जाते हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज, और आपके थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स वाले सेल, ये सारा आ जाते हैं, सही है। तो बाकी वो आ जाएंगे वेसल्स के अंदर। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फिर किस तरह हुई है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है हमारे पास एक, यानी वो फ्लूइड डेट सराउंड सेल्स, जो सेल के इर्द गिर्द घूमता है ना, तो ये फ्लूइड क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सही है। सेल के बाहर होगा लेकिन सेल के इर्द गिर्द होगा, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल, यानी टिश्यू स्पेसेस में जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल कहलाता है, ठीक है। अबाउट 8 लीटर इन एडल्ट जो है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे मौजूद होता है एडल्ट्स में, ठीक है। बच्चों में बात नहीं करें, फीमेल में नहीं, एडल्ट्स में बात करें। हाँ, फीमेल का भी हो सकता है, लेकिन फीमेल में एज ए मेल कंपेयर टू मेल 10% थोड़ा लेस अमाउंट मौजूद होता है, वो बाद में बात करते हैं उसमें। तो लिम्फ इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, ठीक है। अब ट्रांससेलुलर फ्लूइड, तो ये कौन सा फ्लूइड है, ये वो फ्लूइड है ना जो सेरेब्रोस्पाइनल यानी ब्रेन के इर्द गिर्द रहता हो आपका, जो सेल के इर्द गिर्द रहता हो या टिश्यू स्पेसेस में, वो इंटरस्टिशियल है। लेकिन अगर ब्रेन के इर्द गिर्द मौजूद हो, लंग्स के इर्द गिर्द मौजूद हो, हार्ट के इर्द गिर्द या डाइजेस्टिव सिक्रीशन हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ये 1% होता है, ये बहुत कम अमाउंट में होता है, सही है। ये 1% होता है। यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये देखिए, ये ग्राफ देखिए, ये ट्राइंगल देखिए, ये कितना छोटा है, तो ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड को शो कर रहा है, ठीक है। और अच्छा, तो बॉडी कंपोजिशन, ये जो आप देख रहे हैं ये वाटर है, ये कलर, और ये कलर जो है ना, ये स्काई कलर टाइप, ये वाटर है, ग्रे टाइप, और ये जो है ये सॉलिड, ये यहाँ से लेके स्प्लिट है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 50 to 60% आपकी जो बॉडी है, वो एडल्ट बॉडी है, वो किससे बनी है, वाटर से बनी है। कितनी एडल्ट बॉडी, 50 to 60%। किसकी, ये मेल्स की बात करें हम, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो बॉडी है, यानी वो भी सेम एज की होगी, लेकिन उनके जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो 45 to 55% है, हमसे थोड़ा सा 10% कम होता है उनका, ठीक है। और अगर इन्फेंट के बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो है ना, पानी का मिकदार यानी फ्लूइड्स का मिकदार बहुत ज्यादा होता है, 70 to 80% का फ्लूइड है, और बाकी जो है ना वो 20 to 30% वो मसल मास है, स्केलेटल मास है, बाकी चीजें हैं। लेकिन 70 to 80% उनके जो बॉडी का वेट है वो उस फ्लूइड की वजह से है, बहुत ज्यादा है वो, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने बात की जो फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, फॉर एग्जांपल 60% ह्यूमन बॉडी में मौजूद है, 60% ना, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फिर किस तरह हुई है, इस तरह हुई है, ठीक है। कि 60% में 40% जो है ना वो सेल के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, इंट्रा सेलुलर, यानी सेल के, ये सेल है, सेल के अंदर जो वाटर, ये सेल के फॉर एग्जांपल अंदर ये क्या है, ये सारा वाटर है, तो ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाएगा। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर, यहाँ एरिया है, सेल के बाहर जो एरिया है, ठीक है, ये वाली एरिया, ये क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर को हमने फर्दर डिवाइड किया, वो 20% है, ये 40% है, 60% टोटल हो गया। अब 20% को हमने फर्दर डिवाइड किया इंटरस्टिशियल, यानी सेल के स्पेसेस में जो मौजूद है, टिश्यूज के दरमियान जो मौजूद है वो इंटरस्टिशियल, और प्लाज्मा 5% मौजूद है हमारे पास, ठीक है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड हमारे पास 1% होता है ऑलमोस्ट। अब कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है बॉडी फ्लूइड को, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल बॉडी वेट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का जो टोटल बॉडी वेट है वो बॉडी फ्लूइड को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अगर हम फैट कंटेंट की बात करें, द मोर, तो जितना ज्यादा फैट कंटेंट किसी बॉडी में ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसका जो वाटर का अमाउंट है वो कम होगा, क्योंकि एडिपोज टिश्यू है ना, वो वाटर कंटेंट में बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है, उनमें वाटर का मिकदार बहुत ज्यादा कम पाया जाता है। फिर एज की अगर हम बात करें तो न्यू बॉर्न इन्फेंट में जो अभी अभी बच्चे होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो वो 70 to 80% उनका फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है, ठीक है।
80% जो टोटल बॉडी वेट है ना, 80% उनका टोटल बॉडी वेट का जो है वो 80% वो सिर्फ फ्लूइड होता है, ठीक है। अगर एल्डर की बात करें, सही है, एडल्ट की बात करें तो वेट पर केजी या वेट पर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, यानी 45 50 60% हो जाता है, थोड़ा सा पर केजी जो है ना वो फ्लूइड का मिकदार कम हो जाता है, सही है। मसल टिश्यू इन हाई इन वाटर रिप्लेस बाई फेट, क्योंकि जो मसल टिश्यू होते हैं ना वो वो फेट को एकोमोडेट कर लेते हैं और फिर वाटर का कंटेंट कम हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि फेट टिश्यूज में वाटर का कंटेंट हमें नहीं देखने को मिलता। अब अगर फीमेल की बात करें तो 10% है, फीमेल की बात करें तो 10% लेस होता है एज कम्पेयर टू मेल। फॉर एग्जाम्पल मेल का कितना था 60% या 50%, तो फीमेल का 45% या 55% है, तो ये 10% एज कम्पेयर टू मेल कम होता है, ठीक है। अच्छा, बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करो, इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर, ये सेल, ये फॉर एग्जांपल सेल है ना, ये देखें ये सेल है, ठीक है। अब ये जगह जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर जगह, ये देखें ये सेल के बाहर जगह, ठीक है, ये सेल के बाहर जगह, ये वाली जगह क्या कहलाएगी, ये इंट्रा सेलुलर कहलाएगी, सही है। ये वाली जगह ये इंट्रा सेल के अंदर जो है, और ये सेल के बाहर जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास कौन से इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होते हैं, सही है, तो सोडियम हमारे पास ज्यादा देखने को मिलता है, क्लोराइड ज्यादा होता है और बाइकार्बोनेट ज्यादा होता है, ठीक है। और जो पोटाशियम है या मैग्नीशियम है या फास्फेट और सल्फेट आयंस है वो कम होते हैं सेल के बाहर हम बात करें, ठीक है। अगर सेल के अंदर हम बात करें तो हमारे पास पोटाशियम ज्यादा होता है, फास्फेट और मैग्नीशियम ज्यादा होता है, और जो सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट है वो कम होते हैं, ठीक है। इनको अपने लाजमी याद रखने एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास क्या ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सोडियम ज्यादा होता है। अगर इंट्रासेलुलर की बात कर रहे हैं तो इंट्रासेलुलर में हमने कौन से पढ़े कि पोटाशियम फास्फेट और मैग्नीशियम सेल के अंदर ज्यादा होते हैं, सेल के बाहर ये कम होते हैं, सही है। अब फ्लूइड स्पेस की बात कर लेते हैं कि फ्लूइड कौन से स्पेस में मौजूद होता है। हम बाज़-औक़ात बोलते हैं कि थर्ड स्पेस में चला गया या सेकंड, तो इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट स्पेसिंग से मुराद ये है कि अगर फर्स्ट स्पेस में फ्लूइड मौजूद है तो इससे मुराद ये होता है कि फ्लूइड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर नॉर्मल अमाउंट में फ्लूइड मौजूद है, सही है। सेल के अंदर और सेल के बाहर अमाउंट जो है फ्लूइड की वो नॉर्मल है, ठीक है। वो फर्स्ट स्पेस कहलाती है। अब सेकंड स्पेस क्या होता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट जो है, सेल के बाहर जो कंपार्टमेंट है, जगह है, वहाँ पे अगर फ्लूइड का मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए एडिमा की वजह से या ब्लड लीकेज वहाँ पे ज़्यादा हो तो वो सेकंड स्पेस फिर कहलाते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल एकमुलेशन अगर वहाँ पे हो। थर्ड स्पेस वो होता है कि एबनॉर्मल एकमुलेशन हो, फ्लूइड की एकमुलेशन हो कहाँ पे, वहाँ पे जहाँ पे फ्लूइड को नहीं होना चाहिए, या वहाँ पे जहाँ पे उसकी एक्सचेंज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ नहीं होती, जैसे कि एसाइटिस के केस में हम देखते हैं, लिवर सिरोसिस के केस में जब एसाइटिस होती है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ उसकी वो नहीं होती, क्या कहते हैं, एक्सचेंज नहीं होता, तो ये थर्ड स्पेस फ्लूइड फिर कहलाएंगे, ठीक है। फिर हम कुछ प्रोसेस पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या चीज़ें हैं, ये मैकेनिज्म कंट्रोलिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मूवमेंट की, ये वो प्रोसेसेस हैं सारे, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑनकोटिक प्रेशर या एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन, ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली वो मैकेनिज्म है, वो प्रोसेस है जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन रखते हैं, उनके मूवमेंट कराते हैं, उनकी मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। सबसे पहले ऑस्मोसिस का पढ़ लेते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या क्या चीज़ है कि द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, के किसी एरिया से लो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाली एरिया से हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे जा रहा हो अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये क्या कहलाएगी, ये प्रोसेस कहलाएगी ऑस्मोसिस, ठीक है। याद रखें यहाँ पे सॉल्वेंट की बात नहीं करें, सॉल्यूट की बात करें, ठीक है, कि जहाँ पे सॉल्यूट कम होगा तो वहाँ पे वाटर ज्यादा होगा, तो हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूट की वजह से बात करें तो फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट टू एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट फिर बोलेंगे अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन दरमियान में होगा और यहाँ से पास होगा फिर इस वाली साइड, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है कि द फोर्स विद व्हिच अ सॉल्वेंट मूव्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एक हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक हमारे पास इधर मौजूद है फ्लूइड ए मौजूद है, और इधर हमारे पास फ्लूइड बी मौजूद है। अब फ्लूइड ए जो है ना, यहाँ पे भी साल्ट मौजूद है, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब हमारे पास 5 साल्ट्स मौजूद हैं, क्या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है, और यहाँ पे हमारे पास 1 2, सही है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 मौजूद है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर किसे बोलते हैं कि
यहाँ पे चूंकि वाटर का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे साल्ट ज्यादा है तो वाटर कम होगा, यहाँ पे साल्ट कम है तो वाटर ज्यादा होगा ना, तो वाटर यहाँ से फ्लो करेगा थ्रू सीमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक खास फोर्स लगा के यहाँ से जाएगा इधर एक ही साइड पे, क्योंकि वहां पे पानी कम है, पानी बी साइड पे ज्यादा था, इसलिए वहां पे जा रहे हैं एक खास फोर्स के साथ जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये फोर्स जो एक इस एरिया पे लगा रहे, सीमी परमेबल मेम्ब्रेन पे लगा रहे हैं, ये फोर्स फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और चूंकि ये ऑस्मोसिस हो रही है तो क्या कहलाएंगे, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है अनकोटिक प्रेशर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटीन्स इन ब्लड वेसल्स plasma that usually tend to pull fluid into the circulatory system। कि अनकोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है, ये वो प्रेशर है ना, फॉर एग्जाम्पल एक प्रेशर ये है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं ना, ये हमारे पास ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल से क्या हो रहा है कि फ्लो कर रहा है ना, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब अगर ब्लड का जो है ना उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो, और जो उसमें प्रोटीन्स है वो कम हो, तो अगर प्रोटीन्स फॉर एग्जाम्पल कम होंगे और पानी ज्यादा होगा ना, तो ब्लड इधर फ्लो करेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा, ब्लड प्रेशर लगाएगा और इस वेसल से बाहर निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, प्रेशर के साथ निकलेगा। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पे ये देखें प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल अभी ज्यादा हो गया, थोड़ी देर बाद क्या हो गया कि प्रोटीन यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो प्रोटीन क्या कहता है कि फिर भी ब्लड चाहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं, एक प्रेशर के साथ बाहर निकलूं, लेकिन ये प्रोटीन उनको रोक देता है, तो फिर ब्लड बाहर नहीं निकला, ब्लड कोशिश करता है कि फिर वो अंदर ही रहे। तो ये जो प्रेशर के साथ प्रोटीन्स वाटर को वापस खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं इनसाइड द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है अनकोटिक प्रेशर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। जो अनकोटिक प्रेशर है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने ऑलरेडी आपको ब्रीफली बता दिया है, और ये दोनों क्या है, अपोजिंग फोर्स है, एक दूसरे के उलट काम करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलता है कि मैं ब्लड बोलता है कि अगर ब्लड वेसल से मैं क्या करूं, मैं बाहर निकलूं, एक प्रेशर के साथ बाहर निकलूं। लेकिन अगर ब्लड वेसल में प्रोटीन ज्यादा हो तो फिर ये वापस अंदर आने की कोशिश करता है, जो ब्लड है ना या वाटर है वो बाहर नहीं जा पाता, वो चूंकि प्रोटीन उसको खींच रहे होते हैं वापस, जिस प्रेशर प्रेशर के साथ वो खींच रहे होते हैं ना वाटर को, तो ये क्या कहलाता है, अनकोटिक प्रेशर। और जिस प्रेशर के साथ वो ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर जाता है तो वो कहता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हो, मॉलिक्यूल्स की अगर मूवमेंट हो, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आयंस अपहिल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास देखें, ये चढ़ाई है, सही है, ये हमारे पास क्या है, चढ़ाई है। अब चढ़ाई पे फॉर एग्जांपल ये बंदा है और इसने क्या करना है, इसने जाना है ऊपर, ठीक है, इस बंदे ने ऊपर जाना है, तो ये क्या कहलाएगा, एनर्जी लगाएगा ना, क्योंकि ये नीचे से जा रहा है ऊपर, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इसने पहुंचना है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी लगती है, तब ये ऊपर जाके पहुंचता है। तो अगर मालिक्यूल्स भी कुछ ऐसे हो कि मालिक्यूल्स क्या करें, एक ऐसी जगह से जहाँ मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, मालिक्यूल्स अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, और उसमें क्या लगाएंगे, एनर्जी, एनर्जी यूज होगी ना, इस प्रोसेस में क्या यूज होगा, एनर्जी का यूज होगा, तो ये प्रोसेस कहलाता है क्या, ये ट्रांसपोर्ट जो हो रही है मालिक्यूल्स की, ये कहलाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव इसलिए क्योंकि एनर्जी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। अब सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहां पे होती है, कहाँ पे, सोडियम पोटाशियम पंप जो सेल मेम्ब्रेन में होती है, वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम जो है ना अगेंस्ट कंसंट्रेशन, अगर सोडियम का मिकदार बाहर ज्यादा हो, अंदर कम हो, या अंदर कम हो बाहर ज्यादा हो, तो ये जो मूवमेंट होती है अंदर बाहर सोडियम पोटाशियम की, इनके लिए क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमें, इनकी जो ट्रांसपोर्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में उल्टा है, डिफ्यूजन में ये है कि फॉर एग्जांपल आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हो, तो फिर आपको तो एनर्जी की जरूरत नहीं होती ना, तो फिर ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। अब ये ऑस्मोसिस से किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि ऑस्मोसिस भी हायर कंसंट्रेशन से नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में एक सीमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कोई सीमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन के नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, कि वो हायर से कहाँ पे जाए, लोअर कंसंट्रेशन में, विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी, और इसमें वो कोई एनर्जी यूज नहीं करते, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपकी एनर्जी यूज नहीं होती, ठीक है। और जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या है डिफ्यूजन का, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स और ब्लड वेसल के दरमियान जो एक्सचेंज होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होती है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है, फिल्ट्रेशन बेसिकली जब मूवमेंट होती है फ्लूइड की थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कि फिल्ट्रेशन वो चीज़ है कि जब मूवमेंट होती है फ्लूइड की एक परमिएबल मेम्ब्रेन से सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट होती है फ्लूइड की, फॉर एग्जांपल फ्लूइड की ये मूवमेंट हो रही है इस साइड से उस साइड पे,
तो ये हायर यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे जो पानी का, खून का, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी ये उस साइड पे जाएगा ना। तो हायर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से लोअर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे जब जाता है एक सेलेक्टिव परमेबल इम्पेडेंस से, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेशन। एग्जांपल क्या है? जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी किडनी में जो फिल्ट्रेशन होती है वो इसका एग्जांपल है। रूट ऑफ गेन एंड लॉस। अब जो गेन एंड लॉस होती है फ्लूइड्स की और इलेक्ट्रोलाइट्स की, मिनरल्स की, वो कैसे है, वो कौन से रास्तों पे होती है? तो फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर गेन बाय ड्रिंकिंग। अब हम किस तरह फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स गेन करते हैं? हम ड्रिंकिंग के जरिए, कि हम फ्लूइड्स पीते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, और उसमें मिनरल्स डालते हैं, सॉल्यूट्स डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं, तो वो हम उस तरह हासिल करते हैं फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को। या फिर खाने में हम उसको हासिल करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमें हासिल होते हैं, ठीक है, या ड्रिप लगा के, आईवी लगा के, सही है, सबक्यूटेनियस में फीडिंग ट्यूब्स लगा के, तो इनके थ्रू हम फ्लूइड्स को और इलेक्ट्रोलाइट्स को गेन करते हैं, ठीक है। अब इनकी लॉस फिर किस तरह होती है? इस तरह तो नहीं है कि हमने बस सिर्फ गेन करना है, इनको खाना है बस सिर्फ, ठीक है। तो लॉस होनी है, तो लॉस किस तरह होती है? एक तो किडनी के जरिए होती है। किडनी के जरिए क्या? यूरिन आउटपुट के जरिए ना, क्या मतलब? यूरिन पेशाब में जाता है, ठीक है। और स्किन के जरिए होती है। कि स्किन के जरिए किस तरह? विजिबल तो ये कि मतलब परस्पायरेशन के थ्रू जा रही होती है, ठीक है, मतलब पसीने के थ्रू ये बाहर निकल रही होती है, लॉस हो रही होती है, सही है। किडनी के थ्रू हमने यूरिन की बात कर ली कि 1000 से लेकर 2000 मिलीलीटर पर डे लॉस हो रहा होता है, ठीक है, 1 लीटर टू 2 लीटर पर डे लॉस हो रहा होता है। एक स्किन से सेंसिबल यानी विजिबल होता है आपको, एक इनसेंसिबल होता है, आपको विजिबल नहीं होता, स्वेटिंग हो रही होती है। और ये भी ऑलमोस्ट 1 लीटर इसके थ्रू भी बाहर जाता है हमारे बॉडी से। 1 लीटर जो है फ्लूइड्स वगैरह वो इसके थ्रू बाहर जाते हैं, सही है। घंटे के हिसाब से भी जा सकते हैं या इससे कम के हिसाब से भी। फीवर एंड एक्सरसाइज की वजह से भी हमारा जो है वो लॉस हो रहा होता है, सही है, स्किन से 600 ml पर डे के लिहाज से। अब लंग से भी लॉस हो रहा होता है, जब हम सांस वगैरह लेते हैं, बाहर करते हैं ना, तो बाहर करते हैं तो इसके जरिए भी लॉस होता है, ऑलमोस्ट 300 से लेकर 400 ml पर डे, सही है। लेकिन ये हमें फील नहीं होती। जे ट्रिक से मतलब स्टूल में, स्टूल वगैरह में भी हमारा लॉस होता है, 100 से लेकर 200 ml पर डे फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, ठीक है। होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। अब ये फ्लूइड का जो गेन है, लॉस है, इलेक्ट्रोलाइट्स का गेन है, लॉस है, और फिर इनका एक बैलेंस मौजूद है बॉडी में कि 60% फ्लूइड्स का मौजूद होना लाजमी है, कम नहीं होने देना। तो ये किस तरह फिर पॉसिबल है? ये होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म की वजह से पॉसिबल हुआ है, ठीक है। बॉडी एक बैलेंस में है, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एक बैलेंस में है थ्रू होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म की वजह से, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म इंक्लूड। अब कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो इस होम्योस्टेटिक प्रोसेस को, मैकेनिज्म को बरकरार रखते हैं, सही है। तो वो किडनी इसमें हेल्प करती है, हार्ट, लंग्स और एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सारे हेल्प करते हैं हमें होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में, ताकि बॉडी सर्वाइव कर सके, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सर्वाइव कर पाए। किडनी फंक्शन की बात करें तो नॉर्मली फिल्टर कितना करती है? 170 लीटर वो फिल्टर करती है प्लाज्मा एवरी डे, हर दिन, टू प्रोड्यूस 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। और कितना यूरिन डेली बनाती है? 1.5 लीटर, ठीक है। किडनी मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस थ्रू। अब ये किडनी किस तरह नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखती है? तो रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन और रिटेंशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर जो फ्लूइड मौजूद है, उसमें ये जांचती है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है ताकि मैं उसको बाहर सिक्रीट करूँ, सही है, सेलेक्ट करती है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है तो मैं उसको सिक्रीट करूँ, खारिज कर दूँ बॉडी से, और कौन सी कम है ताकि मैं उसको सेलेक्ट करके बॉडी में रोक लूँ और बाहर नहीं जाने दूँ उसको। तो इस तरह ये होम्योस्टेसिस को यानी फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखती है हमारी जो किडनीज हैं। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय सेलेक्टिव रिटेंशन और ऑफ नीडेड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोडियम की कमी हो, सोडियम चाहिए हो, तो फिर ये क्या करेगा? ईसीएफ में सोडियम को रहने देगा, इसको बाहर यूरिन में नहीं जाने देगा, ठीक है। अगर पोटाशियम की कमी हो तो ये पोटाशियम को फिर रिटेन करेगा, रोकेगा, बाहर नहीं जाने देगी किडनीज, ठीक है। लेकिन अगर इनकी ये मिकदार में ज्यादा हो जाए तो फिर कहेगा कि चलो निकलो, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच बाय सिक्रीशन ऑफ H+ आयन, के किडनी H+ आयंस को भी रिमूव करती है, सिक्रीट करती है, और इस वजह से हमारे जो ब्लड का पीएच है उसको मेंटेन रखती है नॉर्मल रेंज पे। स्क्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया एंड क्रिएटिनिन को बाहर निकालती है, और टॉक्सिक सब्सटेंस को भी ये बाहर निकालती है, इस वजह से हमारा जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन रखता है, ठीक है। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म में हम अब बात कर लेते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स की, सही है। तो दीज डायरेक्टली अफेक्ट किडनी फंक्शन। अब जो हार्ट और ब्लड वेसल है ना, वो किडनी फंक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अगर हार्ट फॉर एग्जांपल से कार्डियक आउटपुट यानी सही से ब्लड को नहीं फेंकेंगे, बाहर नहीं खारिज करेंगे,
तो रीनल परफ्यूजन मतलब किडनी को भी प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक है। अब किडनी किस तरह, हमने किडनी का भी जिक्र किया, हमने हार्ट का भी जिक्र किया कि हार्ट से अगर प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो किडनी भी फिर प्रॉपरली उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होगा तो वो भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो फिर जो है वो प्रॉपरली होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसलिए हार्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म यानी फ्लूइड का बैलेंस बरकरार रखने के लिए, ठीक है, कि वो एक प्रॉपरली बैलेंस आउटपुट दे ताकि वो बैलेंस में काम कर सके उसके ऊपर किडनी। अब लंग्स किस तरह कंट्रोल करती है फ्लूइड बैलेंस को, ठीक है। तो लंग्स जो है ना वो रिमूव अप्रोक्सीमेटली 300 ml ऑफ वाटर, सही है, कि लंग्स जो है ना वो 300 ml ऑफ वाटर वो रिलीज करती है ऑलमोस्ट पर डे के हिसाब से, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल जब एसिड बेस बैलेंस का बरकरार रखना हो तो फिर वो हाइपर एपनिया लंग्स में जब होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल एसिडिक हो गया बहुत ज़्यादा बॉडी, तो फिर हाइपर एपनिया होती है और CO2 बाहर ज़्यादा निकालते हैं ताकि प्रॉपरली वो एसिड और बेस का बैलेंस बरकरार रहे, क्योंकि CO2 एसिडिक है उसको बाहर निकालना फिर लाजमी हो जाता है क्योंकि जो है ऑलरेडी एसिडिक होती है बॉडी, ठीक है। तो ये एसिड बेस बैलेंस में भी हेल्प करती है हमारे लंग्स और वाटर को भी निकालने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन किस तरह हेल्प करती है वाटर या फ्लूइड के बैलेंस में, तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस एडीएच रिलीज करती है जो कि जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होती है, वहां से फिर रिलीज होती है अगर जब ज़रूरत होती है वाटर या फ्लूइड को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा एड्रिनल फंक्शन के जो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो भी हेल्प करती है फ्लूइड को बैलेंस रखने के लिए, वो स्पेशली जो अल्डोस्टेरोन का रिलीज होना होता है एड्रिनल ग्लैंड से, अल्डोस्टेरोन रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से, जोना ग्रेनुलोसा, सही है, जो कि आउटर लेयर है किसका, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स का, ठीक है। वहां से क्या रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से अल्डोस्टेरोन रिलीज होता है और ये क्या करता है, काजेस Na+ H2O रिटेंशन एंड सोडियम लॉस, कि वो कहता है कि अभी पानी की कमी है तो आप सोडियम को भी मेंटेन रखो, बाहर नहीं जाने दो, पानी को भी बाहर नहीं जाने दो, पानी को भी रिटेन करो, स्टोर करो, और पोटेशियम को खैर लॉस हो जाने दो, ठीक है। तो ये भी एक अहम रोल कर रही है इलेक्ट्रोलाइट्स को भी और फ्लूइड का बैलेंस भी बरकरार रखने के लिए। इसके अलावा कार्टिसोन सिक्रेटेड फ्रॉम द जोना रेटिकुलरिस, कि जो कार्टिसोन रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड के जोना रेटिकुलरिस से, तो वो क्या करती है, काजेज H2O एंड Na+ रिटेंशन बट लेस इफेक्टिवली, वो भी इस तरह हेल्प करती है H2O और Na+ को रिटेंट यानी बॉडी में बरकरार रखने के लिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करती जितना ज़्यादा अल्डोस्टेरोन काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हमने पैराथायराइड हार्मोन का भी जिक्र किया था कि ये भी फ्लूइड के और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस का काम करती है, जैसे कि पैराथायराइड हार्मोन जो है ना वो कैल्शियम और फास्फोरेट जो हमारे पास मिनरल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, ठीक है। ये रीअब्जॉर्प्शन कराती है कैल्शियम की बोन से, ठीक है, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन से कराती है, ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन कराती है फिर रेनल टेब्यूल से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम जो मिनरल्स हमारे पास है उनके बैलेंस बरकरार रखने के लिए। इसके बाद हम आईवी फ्लूइड्स पढ़ते हैं डिफरेंट और उनका इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं कि बॉडी पे क्या असर होता है उनका। अब अगर आइसोटोनिक की बात करें, आइसोटोनिक फ्लूइड वो होता है जिसमें इक्वल ऑस्मोलरिटी होती है प्लाज्मा, फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्लड है, ठीक है, और हमने बाहर से आइसोटोनिक फ्लूइड लगा दिया, ड्रिप लगा दिया, ठीक है। अब आइसोटोनिक जो ड्रिप लगाते हैं हम प्लाज्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, आईवी लगाते हैं ना, तो इसका जो ऑस्मोलरिटी है, इसका जो साल्ट कंसंट्रेशन है, इसका जो सल्यूट कंसंट्रेशन है, इसका जो सॉल्वेंट है, वो सब इक्वल है प्लाज्मा के साथ। प्लाज्मा और ये हर चीज़ में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें कोई पुलिंग इफेक्ट नहीं होता कि यहाँ से पानी ज़्यादा निकलेगा या यहाँ से पानी निकलेगा तो श्रिंकेज होगी, नहीं, इक्वली मूवमेंट होती है, सही है। तो आइसोटोनिक ये होता है कि उसमें इक्वल ऑस्मोलरिटी हो, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद हो प्लाज्मा और आइसो जो फ्लूइड हमने लगाई हुई है, ठीक है। गुड फॉर एक्सपेंडिंग द वेस्कुलर वॉल्यूम, और ये वेसल के जो वॉल्यूम है अगर ये हम इंजेक्ट करते हैं तो उनके ब्लड वेसल की अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो हमारे पास है नॉर्मल सेलिन, वो आइसोटोनिक, नॉर्मल सेलिन में 0.9% जो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड आते हैं ना वो आइसोटोनिक फ्लूइड है, ठीक है, वो आइसोटोनिक फ्लूइड है। और जो लेक्टेटेड रिंगर्स हैं फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सोडियम लेक्टेट वगैरह जो आते हैं हमारे पास, ड्रिप्स वगैरह, तो वो भी आइसोटोनिक फ्लूइड की एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम हाइपोटोनिक बात पढ़ते हैं, तो हाइपोटोनिक में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका जो ब्लड वेसल है, ठीक है, ये प्लाज्मा है उसके अंदर, ठीक है, ये प्लाज्मा है ब्लड वेसल के अंदर, आपने ड्रिप लगा दिया फॉर एग्जांपल इसको, ये फॉर एग्जांपल आपने हाइपोटोनिक ड्रिप लगा दिया, इसमें क्या होती है, हाइपोटोनिक में ऑस्मोलरिटी कम होती है प्लाज्मा से, फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मा की जो इसमें ऑस्मोलिलिटी कम होती है प्लाज्मा से, क्या चीज़, ऑस्मोलिलिटी, लेरिटी नहीं है, हाँ, ऑस्मोलिलिटी है, ठीक है, ये प्लाज्मा से कम होती है। तो वाटर क्या करेगा फिर, वाटर जो है
यहाँ पे क्या होता है हाइपोटोनिक में ना, हमने लो ऑस्मोलिटी का जिक्र किया। तो लो ऑस्मोलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं और पानी का मिकदार कम होता है। तो जब ये हम कनेक्ट करते हैं, तो जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के साथ प्लाज्मा का इंटरेक्शन होता है, तो प्लाज्मा फिर निकलती है, प्लाज्मा से वाटर निकलता है और इधर जाता है, ठीक है। तो जब प्लाज्मा से बाहर वाटर निकलेगा, सही है, तो वाटर जब वो वेसल्स से निकलेगा और सेल्स में जाएगा, सेल्स में जब जाता है फॉर एग्जांपल, तो क्या होती है कि वो सेल के अंदर चला जाता है। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि एडेमा हो जाता है। क्या हो जाता है, एडेमा हो जाता है, सही है। तो ये कंट्राइंडिकेटेड है कौन से केसेस में, ब्रेन इंजरीज वगैरह में और सेरेब्रल एडेमा। अगर ऑलरेडी उसको एडेमा है, उसको ऑलरेडी एडेमा है और आपने ये फ्लूइड दे दिया उसको, तो ये क्या इससे इससे क्या होता है कि सेल्स के अंदर और ज़्यादा आ जाता है पानी का मिकदार, ठीक है। तो वो और ज़्यादा ख़राब करती है। फॉर एग्जाम्पल D5W या 0.4% या 0.25%, यह हमारे पास हाइपोटोनिक है। नॉर्मल सेलिन अगर 0.9 के बजाय 0.33 हो, तो फिर ये हाइपोटोनिक फ्लूइड होगा, ठीक है। हाइपोटोनिक वो है जिसमें ऑस्मोलिटी ज़्यादा होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा से ऑस्मोलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर सेल से पानी निकलता है, सही है। सेल से पानी निकलेगा और उसमें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जाएगा, सही है। सेल से पानी निकलेगा हाइपरटोनिक, तो सेल का जो साइज फॉर एग्जांपल इतना था, अब यहाँ से पानी निकलेगा, क्योंकि इस सेल के पास पानी ज़्यादा है और जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है उसके पास पानी कम है, तो फिर यहाँ से पानी निकलेगा सेल के अंदर से और इधर जाएगा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि वहाँ पे पानी क्या है, वहाँ पे पानी का जो मिकदार है वो क्या है, वो कम है। तो इससे क्या होता है कि इससे ये होगा कि सेल क्या हो जाएगा, सेल की साइज जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। ये देखें, सेल की साइज फिर क्या हो जाएगी, इतनी सी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से पानी निकल आया है ना। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में पानी कम था, तो सेल खुद से पानी निकालता है और वहां पे बेचता है, ठीक है। अगर हम सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में देंगे, रखेंगे, हाइपरटोनिक कंडीशन बनाएंगे सेल के लिए, तो सेल से पानी निकलेगा और सेल श्रिंक होगा, सेल का साइज क्या होगा, श्रिंक होगा। जबकि हाइपोटोनिक की हम बात कर रहे थे, तो हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर और ज्यादा पानी आता है, क्योंकि सेल में ऑलरेडी पानी की कमी होती है और जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। तो सेल के अंदर आएगा, जब सेल के अंदर आएगा तो सेल इनलार्ज हो जाएगा, सेल स्वेल करेगा। तो सेल की जो स्वेलिंग होती है ना, स्वेलिंग वो किस में होती है, वो हाइपोटोनिक में होती है। और सेल की अगर श्रिंकेज होती है, क्या होती है, श्रिंकेज होती है, श्रिंक होता है वो, श्रिंक करता है, सही है। सेल क्या करता है, श्रिंक करता है, तो वो किस में, वो फिर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट पे। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सेल जो है वो श्रिंक करेगा हाइपरटोनिक में, और सेल जो है वो एक्सपेंड करेगा, स्वेल करेगा हाइपोटोनिक में। किसमें, हाइपोटोनिक में, ठीक है। अच्छा, बस ये यहाँ तक था। इसके एग्जांपल हमारे पास हाइपरटोनिक के एग्जांपल क्या है, 3% सलीन हो या 5% सोडियम क्लोराइड हो, एल्ब्यूमिन या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे डाली हुई ट्यूब फीडिंग चल रही हो, तो ये सारे हाइपरटोनिक के एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये लेक्चर यहाँ तक था, पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर पार्ट 2 में कंक्लूड हो, सही है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एमसीक्यूज वाइज डिस्कशन भी इंशाल्लाह वहाँ पे करेंगे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली अपने नर्सिंग कोलीग्स के साथ भी शेयर करें।